हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। काफी सारे बच्चों को कई बार इसमें दिक्कत भी रहती है, इश्यूज भी रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते नहीं है। तो इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया है, इन एमसीक्यूज को दो पार्ट में ब्रेक किया है। इस वाले वीडियो में हम थोड़े से इजी काइंड ऑफ एमसीक्यूज कवर कर लेंगे और अगले वाले वीडियो में हम थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम द सेम चैप्टर। चलो तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड? ऐसा कौन सा प्लांट का हार्मोन है जो प्लांट के अंदर क्या प्रमोट करेगा, जो प्लांट के अंदर प्रमोट करेगा किसको? डोरमेंसी को। किसको प्रमोट करेगा? डोरमेंसी को। सबसे पहली चीज तो सवाल उठता है डोरमेंसी होती ही क्या है। ठीक है, डोरमेंसी होती क्या है? तो जो स्टेट ऑफ इनएक्टिवनेस होती है, अगर प्लांट कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो रहा है या उसका कोई पार्ट कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो रहा है, तो जो स्टेट होती है इनएक्टिव होने की, उसे हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी बोलते हैं। स्टेट ऑफ इनएक्टिवनेस, ये जो इनएक्टिवनेस की स्टेट है इसे हम क्या नाम देंगे? डोरमेंसी नाम देंगे। इसे हम नाम देंगे डोरमेंसी। इस इनएक्टिव स्टेज में क्या होता है? नो ग्रोथ, प्लांट में कोई भी ग्रोथ या उसके पार्ट में कोई भी ग्रोथ नहीं होती। तो चलो अब आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सिन। पहला ऑप्शन क्या है? ऑक्सिन। और जैसा हमें मालूम है ऑक्सिन तो क्या होता है? ऑक्सिन तो होता है ग्रोथ प्रमोटर कैटेगरी का। ऑक्सिन तो क्या होता है? ग्रोथ प्रमोटर कैटेगरी का होता है। ये तो ग्रोथ प्रमोट करेगा। जिब्रेलिन भी क्या होता है? ये भी ग्रोथ प्रमोटर कैटेगरी का होता है। साइटोकाइनिन क्या होता है? सेल डिवीजन कराता है, और ये भी कौन सी कैटेगरी का है? प्रमोटर कैटेगरी का है। तो बचा कौन सा ऑप्शन है? एब्सिसिक एसिड। कौन सा ऑप्शन बचा है? एब्सिसिक एसिड। तो अपना राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या होता है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है। एब्सिसिक एसिड क्या होता है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ये प्लांट के अंदर ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, ग्रोथ को स्टॉप करता है। इसीलिए यही क्या करवाएगा? डोरमेंसी कराएगा। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तुमसे पूछा जा सकता है डोरमेंसी कौन करा रहा है, यानी ग्रोथ कौन रोक रहा है। तुमसे पूछा जा सकता है विल्टिंग ऑफ लीव्स कौन करवा रहा है, पतझड़ कौन करवा रहा है, लीव जो गिर रही है वो कौन करवा रहा है। तो उसमें भी आंसर क्या आएगा? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन सेकेंड। ओके, हाँ, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको यहां कर देते थोड़ा। रूट्स ऑफ प्लांट्स आर, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? अब हमने जाने थे प्लांट में क्या होते हैं? कुछ मूवमेंट होते हैं। प्लांट में क्या होते हैं? कुछ मूवमेंट। अगर वो मूवमेंट डायरेक्शनल है एंड रिलेटेड टू ग्रोथ है तो उसे नाम देंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। अगर वो मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है और साथ में क्या है, नॉन डायरेक्शनल भी है, तो उसे क्या नाम देंगे? नास्टिक मूवमेंट। उसे क्या नाम देंगे? नास्टिक मूवमेंट। यहां हालांकि इन दोनों में डिफरेंस नहीं पूछा है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के अंदर जो रूट्स होती हैं, प्लांट के अंदर जो क्या होती हैं? रूट्स। लेट्स से ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये है प्लांट्स की रूट्स। ये क्या है? प्लांट्स की रूट्स है। तो पूछा जा रहा है कि प्लांट की जो रूट्स होती हैं, प्लांट की जो क्या होती है? रूट्स होती है, वो कैसी होती है? पॉजिटिवली जियो, जियो का मतलब है यहाँ ग्रेविटी। ग्रेविटी कहां लगती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और रूट भी कहां मूव करती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है उसी डायरेक्शन में रूट जा रही है। तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? द आंसर इज पॉजिटिव। यानी ये ऑप्शन हो सकता है। फिर भी और ऑप्शन देख लेते हैं। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ये तो नहीं होगा यार। ग्रेविटी जा रही है डाउनवर्ड और रूट जाएगी ऊपर, ऐसा होगा क्या? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होगा क्या? नहीं होगा। वो स्टैम के केस में सही है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ये भी नहीं होता कि मान लो अगर यहां सन है, यहां क्या है? सन है,
तो जो स्टेम होती है वो जाती है सन की डायरेक्शन में, बट जो रूट होती है वो जाती है अवे फ्रॉम द सन, या फिर वो जाती है अवे फ्रॉम द लाइट। यानी पॉजिटिव तो नहीं होती, नेगेटिव होती है। नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि अपना आंसर पहले ही आ गया। आंसर क्या है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। प्लांट के केस में जो रूट्स होती हैं वो कैसी होंगी? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रिस्पॉन्स टू, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट, प्लांट रूट का रिस्पॉन्स टूवर्ड द वाटर, वाटर के तरफ जो रिस्पॉन्स हो रहा है, या फिर कह सकते हो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर। वाटर के रिस्पॉन्स में प्लांट के पार्ट में जो मूवमेंट होता है, पानी के वजह से प्लांट में जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जो डायरेक्शन से रिलेटेड होता है, जो ग्रोथ से रिलेटेड होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म नाम देते हैं। तो क्वेश्चन था कि प्लांट की जो रूट्स होती है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स वाटर, पानी की तरफ मूव कर रही है। कि मान लो ये कोई प्लांट है, ये उसके कोई रूट्स हैं, ये सॉइल है, तो जो यहाँ पर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पर यानी वाटर है हाई कंसेंट्रेशन में, तो ये जो रूट है ये मूव कर जा रही है कहाँ की ओर? कहाँ की ओर? वाटर की ओर मूव कर रही है। कहाँ की ओर मूव कर रही है? वाटर की ओर। तो कैसा मूवमेंट है? दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोट्रोपिज्म। इसे क्या नाम देंगे? हाइड्रो। और पानी की तरफ मूव कर यानी कैसा है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। सो रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड द वाटर इज कॉल्ड एज कीमोट्रोपिज्म। नहीं भाई, केमिकल के वजह से होता है। और किसमें होता है? पोलन ट्यूब में होता है। किसमें होता है? पोलन ट्यूब। फोटोट्रोपिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट तो है, बट कैसा है? लाइट की वजह से हो रहा है ना ये। हम किसके बारे में जान डिस्कस कर रहे हैं? वाटर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग नंबर है। हाइड्रो, हाइड्रो यानी वाटर, ट्रॉपिक यानी डायरेक्शनल मूवमेंट, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। तो दिस इज द राइट आंसर। जियो का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से हो रहा है क्या? कंडीशन दे रखी है, वाटर की वजह से हो रहा है। दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर। 3 क्वेश्चन हमने बढ़िया से डिस्कस कर लिए, ठीक है। तीनों ही क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे? ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रोथ से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड, ये वाले टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। तीनों ही क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे? ग्रोथ से रिलेटेड थे या फिर मूवमेंट से रिलेटेड थे। यानी ये वाला जो सेक्शन है अपने क्लास का या फिर अपने सिलेबस का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्टली एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, इस वाले टॉपिक से ज्यादा हार्ड नहीं बनेंगे। एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन ड्यू टू। कि जो सनफ्लावर में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सनफ्लावर में मूवमेंट हो रहा है अकॉर्डिंग, जहां पर सन से लाइट आ रही है, जहां से सन का जो पाथ है, लाइट का जो पाथ है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। क्या कहलाएगा ये मूवमेंट? सनफ्लावर यानी बेसिकली बात चल रही है बेटा जी किसकी? प्लांट की। किसकी बात चल रही है? प्लांट की। पाथ ऑफ सन यानी लाइट डिपेंडेंट मूवमेंट की बात चल रही है। क्या नाम दोगे इसको? कुछ ऐसा कह रहे हैं कि मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, यहां पर है सन, सन से क्या आ रही है? लाइट आ रही है, यानी सनलाइट आ रही है। तो ये जो प्लांट है ये बेंड कर जाता है किसकी डायरेक्शन में? लाइट की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में बेंड कर जाता है? लाइट की डायरेक्शन में बेंड कर जाता है, ठीक है। यहां से सनलाइट आई और प्लांट बेंड कर गया किसकी तरफ? लाइट की डायरेक्शन। कुछ ऐसा दिखेगा फिर। ये जो प्लांट है ऐसा झुक गया है किसकी डायरेक्शन में? लाइट की डायरेक्शन में। ये जो मूवमेंट है जो प्लांट में हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? लाइट की वजह से हो रहा है। तो इसे क्या नाम दोगे? कीमो का मतलब तो होता है बेटा केमिकल, तो ये तो नहीं होगा। जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, ये भी नहीं होगा। हाइड्रो यानी वाटर, ये भी नहीं होगा। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट मूवमेंट, ठीक है। तो अगर लाइट से रिलेटेड कोई मूवमेंट हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट, लाइट की वजह से अगर प्लांट में कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या नाम देंगे?
फोटोट्रोपिज्म नाम देंगे। उसे हम क्या नाम देंगे? फोटोट्रोपिज्म नाम देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ ऐसा है कि भाई ये कोई प्लांट है, ये उसकी हीरोइन है, तो प्लांट हमेशा किसकी तरफ देखना पसंद करेगा? मतलब जो भी हीरो है वो किसकी तरफ देखना पसंद करेगा? अपनी हीरोइन की तरफ ना। ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे कि ये जो मूवमेंट हो रहा है फोटोट्रोपिज्म, ये करवाने के लिए प्लांट में एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस हार्मोन का नाम क्या होता है? ऑक्सिन। तो ये जो प्लांट में मूवमेंट हो रहा है किसकी वजह से होता है? ऑक्सिन। होता क्या है? ऑक्सिन एक साइड इकट्ठा हो जाता है और फिर दूसरी तरफ, इस साइड ज्यादा ग्रोथ होगी, इस साइड कम ग्रोथ होगी, तो प्लांट हमें बैंड करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अभी डायरेक्टली अपना आंसर आ रहा है यहां पर, क्या आएगा? फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन? कौन सा प्लांट हार्मोन है? अभी डिस्कस भी किया था। कौन सा प्लांट का हार्मोन है जिसके वजह से प्लांट में सेल डिवीजन होगा? जिसकी वजह से क्या होगा? सेल डिवीजन। तो डायरेक्टली आंसर लग रहा है अपना, देखो सी से होता है साइटोकाइनिन, और सी से ही क्या याद कर लेना? सेल डिवीजन। सी से ही क्या याद कर लेना? सेल डिवीजन। सी से साइटोकाइनिन और सी से क्या होता है? सेल डिवीजन। ये दो हॉर्मोन्स का जो फंक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। बार बार ठीक है अल्टरनेट करके पूछ लेते हैं। किसी साल साइटोकाइनिन का पूछ लेंगे, किसी साल एब्सिसिक एसिड का पूछ लेंगे। एब्सिसिक एसिड का भी याद होना चाहिए। ये क्या करवाता है? विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियां झड़वाता है प्लांट से। ठीक है। या फिर क्या करता है? प्रमोट डोरमेंसी इन सीड्स, सीड के अंदर इनएक्टिव स्टेज लेके आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी बोलते हैं। ये दो काम किसके होते हैं? एब्सिसिक एसिड के। किसके होते हैं? एब्सिसिक एसिड के। ठीक है। तो सेल डिवीजन किसने करवाया? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। आ भी गया लो क्वेश्चन। एब्सिसिक एसिड जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होगा? क्या होगा मेन फंक्शन? एब्सिसिक एसिड है, प्लांट हार्मोन है, तो इसे क्या बोल सकते हो? फाइटो हार्मोन। इसे क्या बोल सकते हो? फाइटो हार्मोन बोल सकते हो। फाइटो हार्मोन में भी ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्लांट की ग्रोथ का इनहिबिटर भी कहते हैं। किसको? एब्सिसिक एसिड को। अब पूछा गया कि एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? प्रमोट सेल डिवीजन। क्या सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या इनहिबिट करेगा? इनहिबिट का मतलब क्या होता है? स्टॉप करेगा किसको? ग्रोथ को। हो सकता है, और भी देख लेते हैं। प्रमोट ग्रोथ, ये भी किससे रिलेटेड है? ग्रोथ से रिलेटेड, तो ये आंसर भी सही नहीं है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल, सेल की लेंथ इंक्रीज करेगा, यहां भी ग्रोथ रिलेटेड, ये भी सही नहीं है। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कि जो मेन फंक्शन होता है एब्सिसिक एसिड का वो क्या होता है? टू इनहिबिट द ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट। ये जो पतझड़ हो रहा है, लीफ गिर रही है, यानी इसे क्या बोलोगे? विल्टिंग ऑफ लीव्स। इसे क्या बोलोगे? विल्टिंग ऑफ लीव्स। ये जो मैच्योर होने के बाद लीफ फॉल ऑफ हो जाती है, गिर जाती है, एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट इज ट्रिगर्ड बाय, फ्रूट भी गिर जाते हैं पकने के बाद। इन सबको ट्रिगर यानी इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? इन सबको करवा कौन रहा है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो कौन सा सब्सटेंस, यानी कौन सा फाइटो हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होगा? ऑक्सिन ग्रोथ से रिलेटेड, साइटोकाइनिन ग्रोथ से रिलेटेड, जिबरेलिन भी ग्रोथ से रिलेटेड। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। दो या तीन क्वेश्चन हमने कर लिए, उनमें बार बार क्वेश्चन किससे रिलेटेड आ रहा है? एब्सिसिक एसिड। किससे रिलेटेड आ रहा है? एब्सिसिक एसिड। तो इसके फंक्शन तो हमें भूलने ही नहीं है। सेकंड वीडियो और देख लेना, उसके बाद में तुम्हें चारों के फंक्शन वैसे भी याद हो ही जाएंगे। ठीक है। अभी मेन फोकस किस पे है? एब्सिसिक एसिड। तो वो कौन सा हार्मोन है
जिसके वजह से फॉलिंग ऑफ लीफ होगा या फ्रूट का गिरना होगा पकने के बाद, वो कौन करवाता है? एब्सिसिक एसिड करवाता है। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट विच एन ऑर्गेनिज्म कैन रिस्पॉन्ड। इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है, कुछ भी बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म क्या देता है? रिस्पॉन्स देता है। उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम रिस्पॉन्स नाम देंगे। उसे हम क्या नाम देंगे? रिस्पॉन्स नाम देंगे क्या? इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, उसे हम क्या नाम देंगे? ये तो वैसे ही कट गया ना, रिस्पॉन्स नाम नहीं देंगे। हार्मोन की वजह से रिस्पॉन्स हो सकता है, बट उन्होंने तो क्या नाम देंगे उस चीज को जो एनवायरमेंट में चेंज हो रही है? ठीक है, हार्मोन तो करवाएगा, रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करेगा, बट ये भी सही आंसर नहीं है। कोऑर्डिनेशन भी गलत है। आंसर क्या आएगा? स्टिमुलस। आंसर क्या आएगा? स्टिमुलस। वातावरण में, इन्वायरमेंट में कुछ भी ऐसा बदलाव हो रहा है जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी क्या करेगी? रिस्पॉन्ड करेगी। उस चीज को हम क्या नाम देंगे? स्टिमुलस नाम देंगे। ठीक है, उस चीज को क्या नाम देंगे? स्टिमुलस नाम देंगे। कि मान लो इन्वायरमेंट में क्या होगा, मेरे हाथ पे गरम गरम चाय गिर गई या कॉफी गिर गई, तो तुरंत मेरा हाथ पीछे गया ना। तो ये जो बदलाव हुआ ये इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से मैंने एक्शन लिया, मेरा हाथ पीछे गया, तो जो रिस्पॉन्स आया है वो क्यों आया? क्योंकि चाय गिरी थी। अगर चाय गिरती ही नहीं तो मैं हाथ पीछे लेके जाता क्या? तो चाय मेरे केस में क्या है? स्टिमुलस है। चाय मेरे केस में क्या है? स्टिमुलस है। और स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए हमारी बॉडी में क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। बहुत सारे होते हैं यार, जैसे थिग्मो रिसेप्टर्स जो टच को सेंस करेंगे, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर्स जो हीट को सेंस करेंगे। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर जो स्मेल को सेंस करेंगे, ठीक है। गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर जो टंग में होंगे और किसको सेंस करेंगे? टेस्ट को। फिर जो टेस्ट हो गया, स्मेल हो गई, टच हो गया, हीट एंड कोल्ड चीज हो गई, ये सब हमारे लिए किसका काम करते हैं? स्टिमुलस का काम करते हैं। यानी एनवायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है बाय विच योर बॉडी कैन रिस्पॉन्ड, उसे हम नाम देंगे स्टिमुलस। उसे हम क्या नाम देंगे? स्टिमुलस नाम दे देंगे। ठीक है, देख लो, ये स्टिमुलस है। और स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए बॉडी में क्या होते हैं? बहुत सारे वेरियस काइंड ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ के बाद नाम लिख दिए। थिग्मो टच से रिलेटेड, थर्मो हीट एंड कोल्ड से रिलेटेड, ऑल फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड, गस्टेटरी से रिलेटेड है, टेस्ट से रिलेटेड है। एक होता है भाई फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट को सेंस करता है, उसे क्या नाम देते हैं? फोटो रिसेप्टर। लाइट भी गया तुम्हारे लिए, स्टिमुलस ही तो है, तो उसको सेंस करने के लिए कौन सा रिसेप्टर है? फोटो रिसेप्टर। एक फोनो रिसेप्टर भी होता है, फोनो रिसेप्टर जो रिलेटेड है किससे? साउंड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? साउंड से रिलेटेड है। उसे क्या नाम दे देंगे? फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर्स, थिग्मो, थर्मो, ये सब किसके नाम है? ये सब नाम किसके हैं? रिसेप्टर्स के। ये सब नाम किसके हैं? रिसेप्टर्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ट्राई करके देखिए, पढ़ के देखिए वाला क्वेश्चन हो रहा है क्या तुमसे? A part of body which respond to the instruction sent from nervous system। हमारी बॉडी का वो कौन सा ऐसा पार्ट है जो रिस्पॉन्ड करेगा? जो क्या करेगा? रिस्पॉन्ड। अ पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है विच रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को लेके क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। बॉडी के पास स्टिमुलस आया, अब उसको क्या करेगा? उसका रिस्पॉन्ड दिया जाएगा ना। रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। होता क्या है? सबसे पहले आया स्टिमुलस, STIMULUS। इस स्टिमुलस को तुम्हारी बॉडी ने सेंस किया और इस सिग्नल को यहां से सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से कहां तक ले गए? CNS तक ले गए। कहां तक ले गए? CNS
सीएनएस ने समझा कैसा सिग्नल था, क्या काम करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो सीएनएस का जो भी मैसेज होगा वो लेके कौन आएगा, मोटर न्यूरॉन। और कौन से बॉडी के पार्ट तक लेके आएगा, जहां पे स्टिमुलस रिसीव हुआ था। ठीक है, स्टिमुलस रिसीव कहाँ होता है, बीच में एक और चीज बना सकते हैं हम ऐसे, स्टिमुलस रिसीव कहाँ होता है, रिसेप्टर एंड पे। स्टिमुलस रिसीव कहाँ होता है, रिसेप्टर एंड पे। तो स्टिमुलस आया, उसे रिसीव किसने किया, रिसेप्टर ने। वहां से सिग्नल गया सीएनएस के पास, कौन लेके गया, सेंसरी न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो भी मैसेज था, जो भी रिस्पॉन्स था, ठीक है, वो लेके कौन आ रहा है वापस, मोटर न्यूरॉन। कहां तक लेके आएगा, जरूरी थोड़ी ना रिसेप्टर तक लेके आएगा, वो कौन जो बॉडी का पार्ट मूव करेगा, जो रिस्पॉन्ड देगा, वहां तक लेके आएगा ना। और उस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, इफेक्टर, जो यूजुअली मसल्स वगैरह होती है। ठीक है, मेरे हाथ पे यहाँ चाय गिरी, बट मेरा हाथ यहां से पीछे जा रहा है ना, तो सिग्नल आ यहाँ रहा है, तो रिसेप्टर का है यहाँ, यहाँ कहीं होगा। फिर बॉडी के पास सिग्नल गया, सेंसरी न्यूरॉन वगैरह ने सिग्नल भेजा मेरे ब्रेन को, स्पाइनल कोड को, उन्होंने जो भी जवाब दिया वो वापस आ रहा होगा। वो वापस का इसी पार्ट तक आ रहा है, आ भी सकता है बट जरूरी नहीं है, वो वापस यहाँ तक आ रहा है, तो मेरा हाथ यहाँ से पीछे जा रहा है, यहाँ से भी थोड़ा मूव कर रहा है और यहाँ से भी पीछे जा रहा है। ठीक है, तो इस इफेक्टर बोलते हैं उस एरिया को, क्या बोलते हैं, इफेक्टर। वो यूजुअली क्या होते हैं, मसल्स। तो कौन सा बॉडी का पार्ट है जो रिस्पॉन्ड करेगा स्टिमुलस की वजह से, रिसेप्टर। तो रिसीव करता है यार सिग्नल, इफेक्टर बिल्कुल सही है। ओके ओके, नर्व्स तो भाई सिर्फ सिग्नल ट्रांसफर कर रही है, और यहाँ पे मसल्स भी दे दिया ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया, मसल भी दे दिया, और यहाँ पर क्या दे दिया, इफेक्टर भी दे दिया। सर अब क्या सही करें, यहाँ तो इफेक्टर भी हो चुका और यहाँ पे क्या हो चुका, मसल भी हो चुका। तो अब थोड़ा ब्रॉड सेंस में सोचो, मसल्स कम अंडर वॉट, मसल कम अंडर इफेक्टर ही तो है, तो यहाँ पे मेन आंसर क्या हो जाएगा, इफेक्टर हो जाएगा। इफेक्टर नहीं होता तो हम क्या टिक मारते, मसल मार सकते थे, बट यहाँ पे मेन आंसर क्या है, उस पार्ट को क्या बोल सकते हैं, इफेक्टर बोल सकते हैं। जो मसल्स भी हो सकती है, बोन्स भी हो सकती है, कोई ग्लैंड भी हो सकता है। ठीक है, तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, उसे हम इफेक्टर बोलेंगे। ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते क्वेश्चन को, और देखते हैं आगे। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है उस पे जो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है, उस पे जो क्या होता है, लॉन्गेस्ट फाइबर। आपको न्यूरॉन कुछ ऐसा होता है ना, नहीं आता तो डायग्राम बनाना सीख लो, एक डायग्राम का सेशन भी ले लेंगे अलग से। अब मान लो ये क्या, न्यूरॉन, यहां से छोटे फाइबर निकलते हैं, उन्हें तो हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। जो छोटे छोटे फाइबर, इन्हें क्या बोलोगे, डेंड्राइट। ये जो एक लंबा सा फाइबर निकला यहां पर, दिस वन, इसे हम क्या नाम देंगे, इस फाइबर को हम क्या नाम देंगे भाई, ये जो लॉन्गेस्ट फाइबर है, जो सिग्नल को, इसे क्या बोलते हैं, साइटोन, यानी कि इसे और क्या बोल सकते हो, सेल बॉडी। जो सिग्नल को साइटोन या सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, कैरी द सिग्नल अवे फ्रॉम द साइटोन और सेल बॉडी। तो जो लंबा सा फाइबर होता है इसे क्या नाम देते हो, इसे ही क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोन। क्वेश्चन पूछा गया, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, इतना सा पार्ट, दिस वन। सेल बॉडी में छोटे फाइबर्स हैं ये वाले, इन्हें क्या नाम दे रहे हो, डेंड्राइट। इन्हें क्या नाम दिया है, डेंड्राइट। सो द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी, सेल बॉडी पे जो लॉन्गेस्ट फाइबर होगा उसे क्या नाम दोगे बेटा जी, उसे हम नाम देंगे, लॉन्गेस्ट वाला फाइबर ये है ना, उसे क्या नाम दिया, एक्सोन। क्या उसे शीथ, भाई माइलिन शीथ होती है, बट वो एक्सोन के बाहर इंसुलेशन का काम करती है, बाहर की ओर होती है, यहाँ होती है। ठीक है, यहाँ क्या है, माइलिन शीथ है। ऐसे मैं इस माइलिन शीथ की बात नहीं कर रहा हूं, बात किसकी कर रहा हूँ, ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसे क्या नाम दोगे, एक्सोन नाम देंगे। तो माइलिन शीथ भी नहीं है। साइटोप्लाज्म तो देखो यहाँ है यार, ये जो एरिया है ना, ये देखो बीच में तो न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ही नहीं है। एक्सोन बिल्कुल सही है, डेंड्राइट गलत है, आंसर इज एक्सोन। तो लॉन्गेस्ट फाइबर न्यूरॉन का क्या कहलाता है, एक्सोन कहलाता है। विच नर्व ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड मसल सेल, ऐसा कौन सा न्यूरॉन है जो नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल सेल तक। थोड़ी देर पहले ही देखा था यार, सबसे पहले स्टिमुलस है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कौन आया, पहले मैं आया, सबसे पहले कौन आया, स्टिमुलस आया। ठीक है, अभी नहीं हटेगा क्या,
ये सबसे पहले अपोनिची तो आया। तो देखो ये सबसे पहले क्या स्टिमुलस है। स्टिमुलस जाता है किसके पास? स्टिमुलस जाता है किसके पास? टुवर्ड्स रिसेप्टर। रिसेप्टर से सिग्नल कौन लेके जाता है? सेंसरी न्यूरॉन। कहां तक लेके जाता है? सीएनएस यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक। वहां से सिग्नल वापस आता है कहा, किसके पास आता है? इफेक्टर के पास आता है। और वो लेके कौन आएगा? इफेक्टर तक सिग्नल लेके कौन आ रहा है? मोटर न्यूरॉन। कौन लेके आ रहा है? मोटर न्यूरॉन। और उस सिग्नल की वजह से इफेक्टर क्या करता है? रिस्पॉन्ड देता है। जो इंफॉर्मेशन आई उसे क्या कहा था? स्टिमुलस। और जो एक्शन तुमने लिया उसे क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स इफेक्टर दे रहा है, बट इफेक्टर को रिस्पॉन्स देना है, ये बता उसको सीएनएस रहा है, बट सीएनएस की इंफॉर्मेशन यहां तक लेके कौन आ रहा है? मोटर न्यूरॉन। कौन लेके आ रहा है? मोटर न्यूरॉन। सवाल आ रहा होगा तो सर रीले न्यूरॉन कहाँ होता है? यहाँ सीएनएस के अंदर एक इंटर न्यूरॉन होता है, ठीक है, जो सीएनएस को कनेक्ट करता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिले न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिले न्यूरॉन। वो यहाँ बीच में है, ठीक है। यहाँ इन्होंने डायरेक्टली पूछा है विच नर्व, नर्व क्या दो चाहिए इसे? मोटर नर्व। विच नर्व ट्रांसमिट इंपल्स, कौन सी नर्व है जो इंपल्स को ट्रांसमिट करेगी? कहां से? सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां की ओर? मसल। मसल किसका एग्जांपल है? इफेक्टर। यानी इफेक्टर तक ट्रांसफर कौन कर रहा है? मोटर नर्व। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्रेनियल नर्व भी सही नहीं है, रीनल नर्व भी सही नहीं है, सेंसरी नर्व भी सही है। सेंसरी नर्व मैंने बता दिया, ये रहा सेंसरी नर्व, ये रहा मोटर नर्व, और सीनस के बीच में क्या होगा? यहाँ पे रिले नर्व, ठीक है, यानी रिले न्यूरॉन। क्रेनियल नर्व्स कहां से होंगी? देखो ये है ब्रेन, और ये है मान लो स्पाइनल कोड। ये क्या है? ब्रेन, और नीचे वाला पार्ट क्या है? स्पाइनल कोड। ये बॉडी की मिड लाइन में होते हैं, सेंट्रल में होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन को और स्पाइनल कोड को मिला के क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ब्रेन से कुछ नर्व फाइबर्स निकलते हैं। ब्रेन से क्या निकलते हैं? कुछ नर्व फाइबर निकलते हैं। और ऐसे कुछ नर्व फाइबर कहां से निकलते हैं? स्पाइनल कोड से। कहां से निकलते हैं? स्पाइनल कोड से निकलते हैं। ब्रेन से निकलने वाले नर्व फाइबर कहलाते हैं क्रेनियल नर्व। स्पाइनल कोड से निकलने वाले नर्व फाइबर क्या कहलाते हैं? स्पाइनल नर्व कहलाते हैं। स्पाइनल नर्व कितनी होती है? 31 पेयर होती है। क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 12 पेयर्स में होती है। ये भी याद कर लेना कि ब्रेन से निकलने वाले नर्व क्या कहलाते हैं? क्रेनियल नर्व कहलाते हैं। स्पाइनल कोड से निकलने वाले क्या कहलाते हैं? स्पाइनल नर्व कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो पूछा ही नहीं है ना, यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया तो लेके कौन आएगा, तो आंसर अपना हो गया कौन सा? मोटर नर्व्स या मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। क्या हो गया? बफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। दो अगल बगल में न्यूरॉन है, ठीक है। मेरे पास तो ये है, मान लो एक न्यूरॉन ये है और एक न्यूरॉन ये है, तो इस न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक छोटा सा गैप दिखाई दे रहा है, ये वाला। इस माइक्रोस्कोपिक गैप को हम क्या नाम देंगे? ठीक है, ये जो दो न्यूरॉन्स है इनके बीच में जो माइक्रोस्कोपिक गैप है, छोटा सा गैप है यहाँ पे बीच में, इस गैप को हम क्या नाम देंगे? इस गैप को हम नाम देते हैं साइनेप्स। ठीक है, दिस गैप इज कॉल्ड एज साइनेप्स। ये गैप क्या कहलाएगा? साइनेप्स कहलाएगा। ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, ये उसका एक्सॉन है। ये दूसरा न्यूरॉन है जिसका एक्सॉन यहां से डेंड्राइट निकल गई। सेल बॉडी बना देते हैं, बहुत इजी। ये नर्व एंडिंग होगी इसकी, ये यहाँ पे नर्व एंडिंग होगी। अब दो न्यूरॉन के बीच में जो छोटा सा गैप बन रहा है, छोटा सा क्या बन रहा है? गैप बन रहा है किसके बीच में? बिटवीन टू एडजेसेंट, अगल बगल में ना दो न्यूरॉन, तो इनके बीच में जो गैप बना है, कौन से वाला? ये वाला। इसे ही हम क्या नाम देंगे? साइनेप्स नाम देंगे। इसे ही हम क्या नाम देंगे? साइनेप्स नाम देंगे। और याद रखना बेटा, अगर ये जो गैप है बहुत कम है, अगर ये जो गैप है, अगर ये जो क्या है? गैप है, कुछ समझाने के लिए नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं। अगर ये जो गैप है इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच का,
वो गैप क्या बहुत कम है, वो गैप क्या बहुत कम है, तो इस न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन पे जो सिग्नल जाता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही ट्रेवल कर जाता है। ऐसे सिनेप्स को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अगर गैप क्या है? वेरी स्मॉल है, तो ऊपर से जो सिग्नल आया था वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आया था, और इसको क्रॉस करके भी कैसे निकलेगा? गैप को क्रॉस करके भी कौन सी फॉर्म में निकल रहा है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में निकल रहा है। ऐसे सिनेप्स को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिकल। लेकिन अगर ये जो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है और ये बहुत ज्यादा है या फिर कंसीडरेबल गैप है, तो इस गैप को हम नाम देंगे केमिकल सिनेप्स। क्या नाम देंगे? केमिकल सिनेप्स। अगर ये गैप क्या है? ज्यादा है, तो इस गैप को क्या नाम देंगे? केमिकल सिनेप्स नाम देंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। गैप ज्यादा है, देखो गैप है तो बस, अगर यहाँ गैप है तो इसे क्या नाम देंगे? सिनेप्स। गैप बहुत कम है, तो जो सिग्नल है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फॉर्म में ही जंप कर जाता है, तो इसे नाम देंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। गैप है बट थोड़ा कंसिडरेबल है, ज्यादा है, तो इसे हम नाम देंगे केमिकल सिनेप्स। क्या नाम देंगे? केमिकल। तो सिनेप्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और एक क्या होता है? केमिकल सिनेप्स। बेसिकली क्वेश्चन बस इतना ही था कि दो एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसे क्या नाम देंगे, तो आंसर अपना डायरेक्टली हो ही गया। उसे हम नाम देंगे सीनैप्स नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? सीनैप्स। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म आपको बतानी है, बट कहां से बतानी है? कुछ है ही नहीं। अच्छा, वो क्वेश्चन है जिसमें मेरे को इमेज इंक्लूड करनी थी, बट ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट मैं नहीं कर पाया वो इमेज। तो मैं यहाँ पर जो भी इमेज थी वो डायरेक्टली यहाँ पर शो कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज द इमेज। यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, 1 सेकेंड। अरे भाई चल जा। यहाँ है बेटा जी स्टिम्युलस। स्टिम्युलस के बाद यहाँ दे रखा है, अरे यार वही डायग्राम जो अपन बार बार बना रहे थे। यहाँ लिखा है रिसेप्टर। अब तो दिमाग में फीड हो भी गया होगा। फिर यहाँ इन्होंने लिख रखा है सेंसोरी न्यूरॉन, और यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक एरो, इस पे लिख रखा है मोटर न्यूरॉन। कुछ लोगों ने तो इसका आंसर अब तक सोच भी लिया होगा। इसके बाद यहाँ इन्होंने लिख रखा है इफेक्टर, और इफेक्टर के बाद में यहाँ फाइनली लिख रखा है रिस्पॉन्स। यहाँ फाइनली क्या लिख रखा है? रिस्पॉन्स। तो देखो यार क्या है ये, स्टिमुलस आया, हमारी बॉडी पे रिसेप्टर्स होते हैं, उन्होंने उसको रिसीव किया, वो जो भी इंफॉर्मेशन थी उन्हें भेजनी है, कहां तक भेजनी है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड तक भेजनी है। पर वो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से यहां तक लेके कौन जाता है? सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है। इन्होंने वो सिग्नल आया, इन्होंने वो समझा, इंटरप्रेट किया उस सिग्नल को, और एक डिसीजन लिया कि हमें क्या करना है। वो डिसीजन इन्होंने इन्हें भेजना है किस तक? इफेक्टर तक, मसल्स तक, पर किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। अब मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर पे गया, इफेक्टर ने वो काम किया जो उसको सेंस करने के लिए कहा, यानी बॉडी में क्या आया? रिस्पॉन्स आ गया। बॉडी में क्या आ गया? रिस्पॉन्स। पूछा गया गिव द मिसिंग टर्म, बस ये नहीं बना रखा था ना, यहाँ बता नहीं रखा था यहाँ क्या आएगा। क्या है? स्पाइनल कोड आएगा, आ सकता है। क्या यहाँ ब्रेन आएगा? क्या यहाँ क्रेनियल नर्व आएगा? या यहाँ रिले नर्व्स आएगा? ठीक है, गिव द मिसिंग टर्म। तुम्हें क्या बतानी है बेटा जी? मिसिंग टर्म बतानी है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द मिसिंग टर्म? क्या यहाँ स्पाइनल कोड आएगा? क्या ब्रेन आएगा? या क्रेनियल नर्व्स आएंगे? या फिर यहाँ पर क्या आएगा? रिले नर्व्स आएंगे। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? गिव द मिसिंग टर्म। डायग्राम में था सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, इफेक्टर। यहाँ पर देखो एक तो लिखा होता है सीएनएस, सीएनएस ऑप्शन में नहीं, यहाँ पे दोनों चीज होती है, स्पाइनल कॉर्ड भी होता है और ब्रेन भी होता है, वो नहीं है। तो वी विल टिक द रिले नर्व्स। यहाँ पर क्या होंगे? रिले नर्व्स होंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
ओके, सन में आ गया होगा, यहाँ पे सीएनएस होना चाहिए था, बट वो था ही नहीं ऑप्शन में। स्पाइनल कोड भी हो सकता है, ब्रेन भी हो सकता है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या लग रहा है यहाँ पे, रिले नर्व्स लग रहा है कि सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बीच में कौन से न्यूरॉन्स होंगे, रिले न्यूरॉन्स होंगे, रिले नर्व्स होंगे। द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी इज, पूरी बॉडी का पापा कौन है, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर सारी एक्टिविटी कंट्रोल कौन कर रहा है, तो ही इज द पापा ऑफ बॉडी। ओगी एंड द कॉकरोच में देखा है ना, मैं इस दुनिया का पापा हूँ, मतलब मैं नहीं हूं, ऐसा जैक बोलता है। तो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो राइट आंसर विल बी द ब्रेन है, इसमें तो कुछ सोचना था ही नहीं। किडनी होती क्या, एकदम बकवास ऑप्शन है, हार्ट नहीं होता, ठीक है, दिल सब जगह नहीं लगाना होता, जहां लगा रहे हो वहां तक ठीक है, बट सब जगह हर आंसर में दिल नहीं लगा देना होता है। स्पाइनल कोड भाई नहीं है, स्पाइनल कोड इज सेकेंडरी, स्पाइनल कोड इज डिपेंडेंट ऑन द ब्रेन, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिना कुछ सोचे, सोचने का काम तो खुद ब्रेन का ही है। मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम का मेन फंक्शन क्या है, देखो ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, अब क्या होता है, अगर कोई ब्रेन है, अगर कोई ब्रेन है, मतलब तुमने सुने होगा ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर का मतलब होता है बेटा ऊपर, मिड का मतलब है बीच में, हाइंड का मतलब होता है नीचे। तो अगर ये ब्रेन है, अगर ये लेट्स से, अगर ये क्या है, अगर वही वापस सेम चीज पड़ी हो यहाँ पे, अगर ये ब्रेन है तो इसके जो टॉप वाला पार्ट है इसे क्या बोलोगे, फोर ब्रेन, ये जो बीच वाला पार्ट है इसे क्या बोलोगे, मिड ब्रेन, और जो नीचे की ओर इसे क्या बोलोगे, हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन के मेनली कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं ब्रेन के, मेनली इतने पार्ट होंगे, तीन, फोर ब्रेन, अपर पार्ट, फिर बीच में क्या होगा, मिड ब्रेन, और फाइनली क्या होगा, हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला एंड सैरिबेलम। सैरिबेलम वाला भाई बढ़िया से याद करना, इसका फंक्शन पूछते हैं। फोर ब्रेन का भी कौन सा पार्ट होता है भाई, एक तो होता है हाइपोथैलेमस, और एक होता है सैरिब्रम। अब सवाल देख लेते हैं, मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, इसका फंक्शन पूछा है क्योंकि फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, तो सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, सोचना, हियरिंग, मेमोरी, या बैलेंसिंग। व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम का फंक्शन क्या होगा, सोचने का काम है, सुनने का काम है, मेमोरी से रिलेटेड है, या बैलेंसिंग। तो राइट आंसर विल बी द मेमोरी, ठीक है, सेरिब्रम इज रिलेटेड टू द मेमोरी। अगर यही सेरिबेलम होता, यही क्या होता, सेरिबेलम होता, तो आंसर किस पे टिक करते हम, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी पे टिक कर देते। ईयर का भी काम होता है, ईयर में कुछ कोके होते हैं, ठीक है, वेस्टिबुलर कोके, वो भी बैलेंसिंग का काम करते हैं। ब्रेन में पूछा जाए तो सेरिबेलम। पोस्चर एंड बैलेंस आ ही गया, देखो क्वेश्चन, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाय पोन्स, रेस्पिरेशन में, मेडुला नहीं, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिब्रम को देखो अभी किया था, मेमोरी से रिलेटेड है। आंसर क्या आएगा इसमें, सेरिबेलम। तो विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, राइट आंसर विल बी द सेरिबेलम है, राइट आंसर क्या है, सेरिबेलम। ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रीथिंग जो होती है उसे कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस, थर्स्ट एंड हंगर सेंटर, भाई ये तो नहीं करेगा। ब्रीथिंग को कंट्रोल करने वाले का नाम पूछा है, हाइपोथैलेमस इज नॉट द राइट आंसर, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिबेलम या सेरिब्रम। तो याद कर लेना, इनके लिए ट्रिक भी बता दूंगा मैं। ब्रीथिंग से रिलेटेड काम किसका है, मेडुला ऑब्लंगेटा का, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रीथिंग कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, बने रहे बस, कंप्लीट करते हैं इन्हें। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, वेरी इजी क्वेश्चन। ब्रेन का एज सच कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है किसके अंदर, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर, ठीक है, ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर। एक बार होने के बाद जरूर ब्रेन को अपडेट किया जाता है क्या हुआ था बॉडी में, बट ब्रेन मेनली इन्वॉल्व नहीं है। तो मेनली रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान कौन काम करता है, जो सडन रिस्पॉन्स आता है बॉडी का टू द स्टिमुलस, अचानक से होने वाला रिस्पॉन्स, ठीक है,
इनवॉलेंट्री काइंड ऑफ, वो किसके वजह से आते हैं? स्पाइनल कोड की वजह से आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो डबल ड्यूटी कर रहा है, जो बेसिकली क्या कर रहा है? डबल ड्यूटी कर रहा है। डबल ड्यूटी यानी दो दो काम कर रहा है, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब भी करता है। ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो डबल ड्यूटी कर रहा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड एक्टर्स बोथ एंडोक्राइन, जो एंडोक्राइन की तरह बिहेव कर रहा है, यानी अपना जो भी सिक्रीशन है उसे ब्लड में ड्रॉप कर रहा है, और एक्सोक्राइन यानी अपना जो भी सिक्रीशन किसके थ्रू भेज रहा है? डक्ट के थ्रू भेज रहा है। जो बेसिकली होते क्या चीज है, क्या होते हैं वो सिक्रीशन? एंजाइम्स। और यहां वो सिक्रीशन क्या कहलाते हैं? हॉर्मोन्स। यानी जो हॉर्मोन्स भी बना रहा है, जो एंजाइम्स बना रहा है, जिसके पास डक्ट है भी और जिसके पास बिना डक्ट के भी काम हो रहा है, ब्लड की हेल्प से भी काम हो रहा है, ऐसा कौन सा ग्लैंड है? सो द राइट आंसर इज पैनक्रियास। पैनक्रियास को हम बोलते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मिक्सोक्राइन ग्लैंड, या इसे हम बोलते हैं कंपाउंड ग्लैंड, या इसे हम बोलते हैं हेटेरोक्राइन, जो कि मिक्सचर है, तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो पैनक्रियास ही वो ग्लैंड है जो एंडोक्राइन की तरह भी काम करेगा, जो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करेगा, ठीक है, जो हॉर्मोन्स भी बनाएगा और जो एंजाइम्स बनाएगा। तो सो द राइट आंसर इज पैनक्रियास। राइट आंसर इज पैनक्रियास। हो गया। चलो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थायरोक्सिन इज इनकरेक्ट। थायरोक्सिन से रिलेटेड कौन सा जवाब इनकरेक्ट है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो हमें पता है थायरोक्सिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है। थायरोक्सिन क्या, एक हार्मोन है। किससे रिलेटेड है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का इसका काम होता है, ठीक है, इस थायरोक्सिन का। ठीक है, ये क्या करवाता है? मेटाबॉलिज्म करवाता है, किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का करवाता है। फिर पूछा गया आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, और क्या, आप चलो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूं तुम थोड़ी और। बनाता कौन है थायरोक्सिन हार्मोन? थायराइड ग्लैंड बनाता है। कौन बनाता है? थायराइड ग्लैंड। और ये बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। ये बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? आयोडीन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा है, क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, गलत पूछा है भाई, इन चीजों में ध्यान देना। करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है? थायराइड ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए होता है थायरोक्सिन बनाने के लिए। चाहिए होता है क्या? क्या थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है टू प्रोड्यूस द थायरोक्सिन? बिल्कुल होती है भाई। इन्होंने तो इनकरेक्ट पूछा ना, ये तो गलत है। थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन। थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन बोलते हैं। हाँ, थायराइड ग्लैंड बना रहा है, थायराइड हार्मोन ही बोलोगे ना। थायरोक्सिन इट रेगुलेट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। आयरन इज एसेंशियल फॉर द, यही है वो गलत ऑप्शन भाई, ठीक है। थायराइड का असली माल क्या है? असली माल है आयोडीन। थायराइड के लिए माल क्या है? आयोडीन है। आयरन नहीं चाहिए होता है थायरोक्सिन बनाने के लिए। आयरन चाहिए होता है ब्लड को। किसको चाहिए होता है? ब्लड को चाहिए होता है, या फिर ब्लड में चाहिए होता है क्या बनाने के लिए? हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। आयरन इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, नॉट द पार्ट ऑफ थायरोक्सिन। तो अगर हीमोग्लोबिन बनाना है, आरबीसी बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? आयरन चाहिए। थायरोक्सिन को क्या चाहिए? आयोडीन। तो गलत ऑप्शन ढूंढना था, गलत ऑप्शन क्या? ऑप्शन डी। द सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन लीड टू द फिजिकल चेंज इन द बॉडी व्हेन यू आर 10 to 12। जब तुम 10 से 12 की उम्र के हो तो तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तूफानी अवस्था जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हारे अंदर फीलिंग ऑफ रेज, बदले की भावना आती है, ठीक है, तुम थोड़े से सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हो, थोड़े से ईगोइस्ट हो जाते हो, तुम्हें कोई थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो गुस्सा सर पे चढ़ जाता है, ठीक है। सो कई बार होता है ना कि बच्चे टीचर का मतलब ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे होते, तो टीचर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि भाई बच्चा मेरी बात कैसे नहीं मानना। लेकिन एट द सेम टाइम हमें भी थोड़ा समझना चाहिए कि वो एज ही ऐसी होती है ना, बच्चे थोड़े से इगोइस्ट हो जाते हैं। इगोइस्ट, आई एम नॉट सेइंग इन अ बैड वे, वो बस होता है, इट इज जस्ट अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बस एक स्टेज होती है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, द सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन, कौन सा हार्मोन होता है जो बॉडी में बहुत सारे चेंज आता है, उस स्टेज को बोलते क्या है?
स्टेज ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है, या प्यूबर्टी की एज बोलते हैं, या तूफानी अवस्था, जो भी बोलते हैं हिंदी में। तो वो एज, जो एडोलेसेंट चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, जो चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी आ रहे हैं, ये सब करवाने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन होता है? ईस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरी। ईस्ट्रोजन टेस्टिस से निकलता है? नहीं भाई, टेस्टिस तो मेल में होती है और ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है, बट सही ऑप्शन देखना है हमें। ईस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड से तो एड्रिनल निकलेगा यार, ये तो गलत है वैसे ही। टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन निकला टेस्टिस, हाँ, मेल गोनैड से, और ईस्ट्रोजन निकला ओवरी से, बिल्कुल सही है। फिर भी देख लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन थायराइड ग्लैंड, अभी देखा था थायरोक्सिन हार्मोन। बकवास कर रहा है, हमका सिखा रहा है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी है। मे बी ये शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं। विच ग्लैंड सिक्रीट द ग्रोथ हार्मोन? कौन सा ग्लैंड होता है जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है? तो ग्रोथ हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड का नाम हमें मालूम है। ग्रोथ हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है? ऐसा कौन सा ग्लैंड है बेटा जी जो क्या बनाएगा? ग्रोथ हार्मोन बनाएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन बनाएगा? तो इसे हम क्या बोलते हैं? थायराइड, एड्रिनल, हाइपोथैलेमस। आंसर क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो क्या बनाएगा? ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि बॉडी में बाकी जितने भी ग्लैंड है, टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल, थाइमस, ठीक है, थायराइड, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो इसे बोलते हैं मास्टर ऑफ, मास्टर ग्लैंड। बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड सबका पापा है, सारे ग्लैंड्स का पापा है, बट हर पापा का भी एक पापा होता है, हर बाप का भी एक बाप होता है। तो पिट्यूटरी का भी पापा कौन है? पिट्यूटरी का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। कंफ्यूज मत होना, इसमें सिर्फ इतना पूछा ग्रोथ हार्मोन कौन बनाएगा, आंसर अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। अ डायबिटिक पेशेंट सफर फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन? डायबिटिक पेशेंट के अंदर कौन से हार्मोन की कमी हो जाती है? तो देखो यार, हमारी बॉडी में क्या था? हमारी बॉडी में बेसिकली एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पैनक्रियास, जो दो तरह के हार्मोन बनाता है। एक का नाम होता है इंसुलिन और दूसरे का नाम होता है ग्लूकेगोन। इंसुलिन क्या करता है? डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ग्लूकेगोन इसके अपोजिट करता है, ये इंक्रीज करता है ब्लड का शुगर लेवल, ये ब्लड का शुगर लेवल बढ़ाता है और इंसुलिन कम करता है। पूछा गया जिसको डायबिटीज होती है उसमें कौन सी कमी होगी? डायबिटीज है यानी उसकी बॉडी में शुगर का लेवल यानी कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ही ज्यादा क्या हो रखा है? इंक्रीज हो रखा है। क्या हो रखा है? इंक्रीज। अगर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज है यानी किसने अपना काम नहीं किया? इंसुलिन ने अपना काम नहीं किया। इंसुलिन का काम था ना ग्लूकोज कम करना, शुगर कम करना। डायबिटीज पेशेंट में ग्लूकोज ज्यादा होती है, शुगर ज्यादा होती है, जो कि कम करवाने का काम किसका था? इंसुलिन। वो नहीं कर पाया तभी तो ज्यादा है। तो डायबिटिक पेशेंट में किसकी कमी है? थायरोक्सिन की? नहीं। टेस्टोस्टेरोन? नहीं। इंसुलिन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर? इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा है जो पेयर में नहीं होता? टेस्टिस मेल में होती है एंड पेयर में होती है लेफ्ट एंड राइट टेस्टिस। एड्रिनल ग्लैंड सुपीरियर पार्ट ऑफ किडनी पे प्रेजेंट होता है, यानी किडनी के जस्ट ऊपर होता है ऐसा। ये वाले जो ग्लैंड है ना, ये भाई अच्छा लग रहा है कलर करके, ठीक है, शुरू मजबूरी में किया था, मजा आ रहा है। देखो ये जो ग्लैंड होते हैं ना, इन्हें हम नाम देते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये भी किसमें है? पेयर में है, जो किडनी के जस्ट ऊपर है। ओवरी भी किसमें होती है? पेयर में होती है। डायग्राम बना देना वैसा, भूत जैसा, देख नहीं लगा मैं ऐसा, भूत जैसा। तो एक ओवरी यहाँ है, मतलब इस साइड, और एक ओवरी इस साइड है। तो दो ओवरी होती है ना, पेयर में होती है, मालूम है ये बात। पिट्यूटरी ग्लैंड पेयर में नहीं होता, अनपेयर्ड ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? अनपेयर्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर द ब्लैंक्स है, बस एमसीक्यूज वगैरह इतने रखते हैं आज के लिए। देयर आर 24 एमसीक्यूज जो हमने कवर कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अगर आपको कोई भी दिक्कत है
तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। ये फर्स्ट वीडियो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। इसके बाद में हम सेकंड वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो करने के बाद में ऐसा कोई भी एमसीक्यू नहीं होगा, ऐसा कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा इस चैप्टर का जो आपसे नहीं होगा। ये सिर्फ हमारा वार्म अप सेशन था, जिसमें हमने थोड़े से बेसिक क्वेश्चन दिए थे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। सो थैंक यू, बने रहिए, देखते रहिए लेक्चर, पढ़ते रहिए।